नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम के जरिए हम करेंगे देश और दुनिया की बात। तो अगले आधे घंटे तक दुनिया भर की अहम खबरों के लिए बने रहिए क्या बोलती दुनिया में हमारे साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी। गुरुवार को की गई घोषणाओं में वित्त मंत्री की ओर से किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, फेरी वाले और छोटे दुकानदारों का खास ख्याल रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। राहत का ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हैं। So in all, about 9 steps that I will be announcing today, 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. इस दौरान उन्होंने जिन सेक्टर्स को राहत दी वो इस तरह से हैं। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। मिडिल इनकम ग्रुप, इनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है। इन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए या उससे कम के मुद्रा लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की फ्री सप्लाई होगी। घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुधवार को कई सेक्टर्स को राहत पैकेज का ऐलान किया था और इसके बाद गुरुवार को भी ये क्रम जारी रहा। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि करीब 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि भारत में भी 79,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के इस तांडव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कोरोना वायरस से देश के साथ ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जहां भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। देश में गुरुवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 69,321 हो गई है, जबकि 2,567 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो देश में 26,737 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 2,99,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 44.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 16,78,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो अमेरिका इस समय टॉप पर बना हुआ है, जहां 14 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 85,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के अलावा अगर दूसरे देशों की बात करें तो मौत के मामले में ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस वो देश हैं जहां 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की तो यहाँ पर 33,614 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,33,151 लोग संक्रमित हैं। इटली में 31,106 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,22,104 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन में भी 27,321 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,72,646 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। फ्रांस में 27,074 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,78,060 लोग यहाँ पर अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसी तरह अगर पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है और इन देशों में भी कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। दुनिया के 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां कोरोना के 11,000 से लेकर 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इन देशों में 500 से लेकर 15,000 तक लोग मौत की नींद सो चुके हैं। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। हालांकि चीन इस वायरस को लेकर लगातार झूठ बोलता रहा है, जिसके चलते कई देश उसके खिलाफ हो चुके हैं। फिलहाल अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देश इस समय वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने चीन पर रिसर्च संस्थानों में साइबर अटैक का आरोप लगाया है। अमेरिका को आशंका है कि चीन साइबर अटैक कर वैक्सीन का फार्मूला और डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और FBI ने बुधवार को एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट जारी कर चीन के खिलाफ आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है। अमेरिका ने चीन पर साइबर हमला करने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि चीन अमेरिका के रिसर्च संस्थानों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन और इलाज का डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है, जो खतरनाक है। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की साइबर शाखा CISA ने इसे लेकर चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है, चीन कोविड-19 पर रिसर्च कर रहे हमारे संगठनों को निशाना बना रहा है।
कोरोना वायरस पर काम कर रहे स्वास्थ्य, दवा और रिसर्च क्षेत्र के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें साइबर हमले का लक्ष्य बनाया जा रहा है। इन सभी लोगों को अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दरअसल अमेरिकी सरकार का आरोप है कि चीन महामारी का फायदा उठाकर वायरस से लड़ने वाले अमेरिका के महत्वपूर्ण संस्थानों में साइबर जासूसी करा रहा है। हालांकि साइबर हमले में चीन के शामिल होने के कोई सबूत अमेरिका की तरफ से नहीं दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से जारी ये चेतावनी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम कर सकती है, क्योंकि कोरोना से निपटने को लेकर दोनों देशों में पहले से ही तनातनी जारी है। ट्रंप प्रशासन पहले भी आरोप लगा चुका है कि कोरोना को लेकर चीन पारदर्शिता नहीं बरत रहा है और पूरी दुनिया को अंधेरे में रख रहा है। अमेरिकी चैनल ने किया रिसर्च चुराने का दावा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने पहले भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ट्रंप प्रशासन ने चीन पर कोरोना वायरस का रिसर्च चुराने का आरोप लगाया है और अमेरिकी अधिकारियों ने सरकारी एजेंसियों और चिकित्सा संस्थानों में साइबर हमले के बढ़ते मामले देखे हैं। अधिकारी ने बताया है कि CDC की देखरेख करने वाले स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग हर दिन किए जा रहे साइबर हमलों से प्रभावित हो रहा है। ब्रिटेन भी जता चुका है आशंका। दरअसल पिछले हफ्ते यूएस और ब्रिटेन ने स्वास्थ्य देखभाल निकायों, दवा कंपनियों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधान संगठनों और स्थानीय सरकार पर होने वाले साइबर अटैक को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे संगठनों को निशाना बनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी हमारी निजी जानकारियां चुराने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि इस समय अमेरिका और चीन में तनातनी काफी बढ़ गई है, जहां एक तरफ अमेरिका चीन पर पूरे विश्व में कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं अब चीन पर साइबर अटैक कर महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाने का भी आरोप लग रहा है। हालांकि इसे लेकर अमेरिका कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ENB न्यूज। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को जोर का झटका लगा है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब 28 दिनों के अंदर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है और उसको 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। वहीं हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा। माल्या ने की मोदी सरकार की तारीफ। वहीं इस फैसले से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने कोरोना संकट पर पीएम मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। विजय माल्या ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहें छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर करना चाहिए जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के ले लीजिए और मामला खत्म कीजिए। पिछले हफ्ते लगाई थी याचिका।
वहीं इससे पहले देश के चर्चित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने पिछले हफ्ते सोमवार को भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर अपील दायर की थी, जबकि पिछले महीने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका लंदन के हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। क्या है मामला? दरअसल भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर करीब 11,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। माल्या को भारत में भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। उसे भारतीय एजेंसियां काफी समय से तलाश कर रही हैं। वे काफी समय से लंदन में हैं। इस महीने की शुरुआत में शराब कारोबारी ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में भारत में प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन उसकी ये अर्जी खारिज हो गई थी। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट में भी उसकी याचिका खारिज हो गई थी। लंदन की एक अदालत ने लोन न चुकाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश सुनाया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद माल्या ने कहा था कि मैं स्वाभाविक रूप से इस फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रखूंगा। गौरतलब है कि विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस दर्ज है। वो बैंकों को बिना भुगतान किए 2 मार्च 2016 को भारत छोड़कर लंदन पहुंच गया था। इसके बाद से ही भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज़ डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANP न्यूज़। किसानों के लिए इस बार मौसम और लॉकडाउन दोनों ही मुसीबतें लेकर आए हैं। जहां फसलों का उठान न हो पाने की वजह से किसान अभी तक मंडियों में बैठे हुए हैं, तो वहीं बेमौसमी बारिश किसानों और आढ़तियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। देश पिछले 50 से भी ज्यादा दिनों से बंद पड़ा है। इस दौरान जहां प्रवासी मजदूरों को खूब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों की हालत भी खस्ता हाल हो गई है। किसान फसल बुआई से लेकर कटाई तक और मंडी पास से लेकर उठान तक हर मोर्चे पर लाचार दिखाई दे रहा है। कभी लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिले, तो कभी यातायात के साधन बंद होने की वजह से दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। लेकिन अब किसानों को जो सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो है मंडियों में फसलों का उठान। और उठान न हो पाने की वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ा अनाज बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल मामला अमृतसर की अनाज मंडी का है, जहां शेड न होने की वजह से किसानों की आधी से भी ज्यादा फसलें बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। इस दौरान मंडी में मजदूरों ने जैसे तैसे कर अनाज की बोरियों को तो ठिकाने लगाया, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा अनाज भीग चुका था। जी शैड जरूर होने चाहिए हमारा, शैडा दे नाल बहुत बचाव होएगा। अद्धा मीह पैंदे ने अनाज खराब हो रहे ने, सानू सामने पै रहे ने। जो किसान अन्नी मेहनत करता, पुत्ता वांग फसल ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਜੱਟ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, जो भी मगरों बाध घट रहा है, पल्लेदारां नूं सारी दिक्कत होनी है। जे मान लो उन्ने असीं कमाने नहीं है, जिन्ने इत्थे बह के असीं खा जाने हैं, तो साडा कोई इत्थे फायदा नहीं काम करन दा। हर वारी यही कोई हुंदा है, ते जे इत्थे शैड पै जाण तो सब नालों वधिया हो जाए। ठीक। वहीं दूसरी तरफ आड़ती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान इस मौके पर प्रशासन के इंतजामों से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मंडी में शेड नहीं डलवाए गए तो अनाज खराब होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखो,
70% ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ, 30% ਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ 5-5 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਤਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार से जल्द ही अनाज मंडी में शेड डलवाने की मांग भी की है ताकि फसलों की बर्बादी को रोका जा सके। मैं सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ 110 ਏਕੜ 'ਚ ਮੰਡੀ ਆ, ਇੱਥੇ 2-3 ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। गौरतलब है कि इस समय बेमौसम बारिश किसानों और आड़तियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जहां मजदूर न मिलने से फसलों का उठान सही समय पर नहीं हो पा रहा है, तो वहीं मंडियों में उचित प्रबंध न होने से खुले आसमान के नीचे पड़ा अनाज खराब हो रहा है। फिलहाल चाहे खेत में हो या फिर मंडियों में, किसानों को इस समय कुदरत की दोहरी मार से जूझना पड़ रहा है। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। जहां हर साल किसान आंधी, तूफान, बारिश और बाढ़ से फसलों को होने वाले नुकसान से घिरा रहता है, तो वहीं इस बार लॉकडाउन की वजह से मंडियों में उठान न हो पाने की वजह से किसान चिंता में डूबे हैं। दरअसल दादरी अनाज मंडी में फसलों का उठान न हो पाने की वजह से मंडी खचाखच भरी पड़ी है और किसान पिछले कई दिनों से मंडियों में ही फंसे पड़े हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें अपनी अगली फसल की चिंता सताने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बारिश तो कभी तूफान। समस्याएं हैं कि किसानों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। जहां पहले किसानों की फसलें बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ी, तो अब मंडियों में उठान न हो पाने की वजह से किसान पिछले कई दिनों से तपती धूप में तप रहा है। दरअसल दादरी की नई अनाज मंडी में अभी तक गेहूं की लिफ्टिंग न होने से मंडी में किसान और आड़ती बेहद परेशान हैं। यहाँ सरसों और गेहूं का उठान न हो पाने की वजह से दूसरे किसानों को अपनी फसलें उतारने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान मजबूरी में कच्चे स्थानों पर ही फसलें उतारने को मजबूर है, जिससे अनाज में मिट्टी और रेत मिलने से गेहूं और सरसों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। इसे लेकर जब हमने किसानों से बात की तो वो बेहद परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि एक तो मंडियों में फसलों का उठान नहीं हो पा रहा और दूसरा उठान न होने से फसलों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। जब फसलों का उठान होगा तभी तो भुगतान भी होगा। किसानों का ये भी कहना है कि पिछले कई दिनों से उनकी फसलें मंडियों में पड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहीं रुकना पड़ा। इससे उनकी अगली फसलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। दादरी में सरसों बेची थी 22 तारीख को, आज तक पैसा नहीं, आज हम पैसा में दुखी हो रहे हैं, पैसा का इंतजार कर रहे हैं जी। दादरी अनाज मंडी में सरसों में गिर गए थे, पैसे ही बताए नहीं आए, कम से कम 20-25 दिन हो गए, 20 दिन तो हो गए कम से कम। खाद बीज की जरूरत है जमींदार ने और के कमाई है जमींदार का,
बगैर पैसे में ना काम नहीं चल को खड़का बंदोड़ा है कट्टा ले जाना को चीनी पत्ती ले जानी घर में खर्चा है और को नहीं अधिकारी जी किस्त में ले हाँ अधिकारी आटा किस्त में ला कोई यूँ कहीं आ जाए 15-20 दिन में 15-20 दिन में आ जाए न्यू करके टाइम काट दिया कम से कम 10 दिन न्यू करते करते। उधर अनाज मंडी के आड़तियों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें कहा गया कि अगर प्रशासन की ओर से इस अवधि में उनकी गेहूं की लिफ्टिंग और भुगतान संबंधित समस्याओं का हल नहीं किया गया तो वो विरोध स्वरूप उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी करेंगे। वहीं से लेकर जब हमने वेयर हाउसिंग गोदाम के अधिकारी कुलदीप सिंह से बात की तो उनका कहना था गेहूं और सरसों की लिफ्टिंग के लिए पुख्ता प्रबंध तो किए गए, लेकिन लॉकडाउन के चलते लेबर की समस्या सामने आ रही है। हालांकि फिर भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि फसलों की लिफ्टिंग सही समय पर हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर से गाड़ियां उतर रही हैं, लेकिन इनका यूं अभी वो कहे मेरी पहले, वो कहे मेरी पहले। अब मतलब जितना प्रयत्न हो रहा है हम पूरे कर रहे हैं। आज मतलब कुछ कम है लेबर, कल भी 4 पॉइंट थे, परसों 6 थे, 19 कट्टे उतारे हमने। उम्मीद है कि कल फिर ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये कुछ गाड़ी गुड़ियों के चक्कर में ना ये लेबर जाने के चक्कर में होगी थी, गाड़ियाँ खुलेगी हम जाएंगे, तो वो आज मतलब उम्मीद है 35-40 आदमी तैयार हुआ इसे कल आने के लिए। ऐसा है मैंने लोगों को बोला कई बार भाई सोशल डिस्टेंस रखो, जो भी आपकी दिक्कत है मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। ये अभी आए थे जस्ट, अभी आपके आने से बस पीछे घूम के आ रहे थे, अभी ऐसा था, मैंने इनको बोला भी था सोशल डिस्टेंस रख के ही बात करो प्लीज। उधर मार्केट कमेटी के सचिव सुरेश खोकर से जब हमने फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि गेहूं और सरसों के उठान के लिए संबंधित एजेंसी को आगाह कर दिया, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों के भुगतान के विषय में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। गौरतलब है कि इस बार कोरोना संकट के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पास सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे मंडियों में वही किसान आ सकेगा जिन्हें पास जारी हुआ। लेकिन मंडियों में बहुत धीमी प्रक्रिया होने के चलते कई किसानों की फसलें अभी भी मंडियों में पड़ी हैं, जिसकी वजह से किसानों को अपनी अगली फसल की चिंता सता रही है, क्योंकि जब पहली फसल का ही भुगतान नहीं हो सकेगा तो अगली फसल की तैयारी किसान कैसे करेगा, ये सोचने वाला विषय है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, ANP न्यूज। तो क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।